गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आपको विकलांग बालकों का सामान्य बालकों में समावेश का दर्शन के विषय में बताएंगे। समावेश का दर्शन से तात्पर्य है समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से पुनः आपको बालकों की अक्षमताओं के विषय में थोड़ा सा ज्ञान कराना चाहते हैं, थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी बालक हैं उन सभी में अवश्य ही कुछ न कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ऐसे बालक जिनका वंशानुक्रम एक होता है, एक ही माता पिता की कोख में पले बड़े होते हैं, एक ही माता पिता के प्यार दुलार में पालन पोषण किया गया हो, फिर भी उनमें पर्याप्त असमानताएं देखी जाती हैं। इन असमानताओं के कारण किसी को सामान्य और किसी को विकलांग बालक की श्रेणी दी जाती है। ऐसे बालक जो अपने आयु समूह के मानदंडों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, खेल, शैक्षिक अथवा किसी अन्य क्षमताओं या योग्यताओं में औसत बालकों से कम या अधिक हों अथवा सामान्य व्यक्ति से कम या अधिक क्षमताएं रखते हों, वे विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना, वह सुविधाएं प्रदान करना जो सामान्य बालकों को मिल रही है, ये समावेशन की एक प्रक्रिया कही जाती है। तो सबसे पहले हम आपको समावेशन के दर्शन के विषय में बताते हैं कि समावेशन का दर्शन क्या है। समावेशन के दर्शन का दर्शन मुख्यतः 3 चरणों से होकर गुजरता है बच्चों। पहला क्या है? पहला है विशिष्ट बालक मूलतः अन्य बालकों के समान होना। विशिष्ट बालक मूलतः अन्य बालकों के समान, जिसके अंतर्गत यह बताया जाता है, यह ध्यान दिलाया जाता है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के भी वे ही उद्देश्य होने चाहिए जो साधारण बालक के लिए है। एक अक्षम बालक भी बालक है और उसकी भी इच्छाएं और आवश्यकताएं होती हैं। वे सब आवश्यकताएं जो एक साधारण बालकों को होती हैं, वो सभी आवश्यकताएं अक्षम बालकों को भी होती है बच्चों। अंतर केवल इस बात का होता है कि वह बालक या तो सुन नहीं सकता है, या बोल नहीं सकता है, या देख नहीं सकता है, या चल फिर नहीं सकता है, लेकिन उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं अलग नहीं हो सकती हैं। अतः आवश्यक है कि ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके लिए विशेष शिक्षा का प्रोग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि साधारण बालकों के प्रति झुकाव, सबसे पहले साधारण बालकों के प्रति झुकाव, नेक्स्ट उसकी विशेष आवश्यकताएं और वह विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आधुनिक उपागम है। उसकी विशेष आवश्यकताओं में वह आवश्यकताएं हैं जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा का आधुनिक उपागम है, आधुनिक तकनीकी के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। नेक्स्ट आता है बच्चों, दूसरा चरण है पहचान अनिवार्य। दूसरे चरण में पहचान अनिवार्य जो है वह यह बताता है कि बालकों को विशेष शिक्षा तभी देनी चाहिए जब विशेषज्ञ द्वारा उनकी मानसिक अथवा शारीरिक दशाओं का निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा के योग्य बताया गया हो। उनको जो अक्षमता है उसका निरीक्षण करके चिकित्सक के द्वारा, विशेषज्ञ के द्वारा निरीक्षण करके उन्हें विशेष शिक्षा के योग्य
बनाए गए इस तरह का पहचान करने के बाद ही इस शिक्षा की व्यवस्था होती है। तीसरा आता है बच्चों कि कक्षा के सभी विशिष्ट बालकों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। किसी एक बालक को निर्देशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, समावेशन में सभी बालकों को लेकर साथ चलते हैं, तो कक्षा के सभी विशिष्ट बालकों को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अंधे या बहरों की कक्षा में 6 से 8 बालक तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की कक्षा में 15 से 20 तक बालक होने चाहिए। इससे ज़्यादा की संख्या कक्षा में नहीं होनी चाहिए। छोटी कक्षा होने पर निर्देशन व्यक्तिगत हो सकता है। जो शिक्षा प्रदान की जाती है शिक्षक के माध्यम से, विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से, अगर बच्चों की संख्या कम होती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों की, अगर बच्चों की संख्या कम होती है तो प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से अध्यापक जानता है, उसको सलाह देता है, उसको कौशल प्रदान करता है और उसे व्यक्तिगत रूप से जोड़ता है, जिससे कि उनकी मानसिक विकास, संवेगात्मक रूप से उनका ध्यान देना, शारीरिक रूप से ध्यान देना, इन सभी पहलुओं पर वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। और अगर यही कक्षा बड़ी हो जाती है तो यह कार्य उनके लिए कठिन हो जाता है। विशिष्ट बालकों के पूर्ण पृथक्करण पर विद्वानों में बहुत मतभेद है बच्चों, कि उनको कैसे पृथक्करण किया जाए। अतः विशेष शिक्षा के आयोजन पर बल दिया गया। विशेष शिक्षा से तात्पर्य अनेक परिस्थितियों में, विशेष शिक्षा से तात्पर्य है कि अनेक परिस्थितियों में बालकों को शिक्षा प्रदान करना। वो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन उनको शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है सामान्य कक्षा के बालकों के साथ शिक्षित करना। समय समय पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की सहायता करता है। समावेशन का अर्थ ही बच्चों यही होता है कि उनको सामान्य बालकों के बराबर समझा जाना, सामान्य बालकों के बराबर वो अधिकार, वो सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो एक सामान्य बालक को प्राप्त होती है। तो ठीक उसी प्रकार से सामान्य कक्षा के बालकों के साथ इनको शिक्षा प्रदान करना चाहिए और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ निरीक्षण करके बालकों की को सहायता प्रदान कर सकते हैं। विशिष्ट बालक अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करे और कुछ समय सामान्य छात्रों के साथ। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट बालक जो है अपना अधिक से अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करे और कुछ ही समय सामान्य छात्रों के साथ व्यतीत करे, जिससे कि शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कौशल लेने में और अध्यापक का उनसे जुड़ाव होने में सहायता मिले और दूसरी तरफ सामान्य छात्रों के साथ रहने पर उनका समाजीकरण में भी प्रगति होती है। सामान्य कक्षा के बाद अन्य समय विशिष्ट बालकों को देना। सामान्य कक्षा लेने के बाद अध्यापक को जो समय बचता है वह सभी समय विशिष्ट बालकों को देना चाहिए। बालकों का पूर्णतः विशेष कक्षा में रहना, यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक पूर्ण रूप से उनके लिए अलग से विशेष कक्ष बना होना चाहिए और विशेष कक्षा में बालकों को रहना चाहिए। इन सभी के साथ साथ बच्चों इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विशेष शिक्षा जो भी शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। यदि बालक सामान्य कक्षा से ही लाभान्वित हो सकता है तो उसे वही रखना चाहिए, अर्थात अक्षम या विशिष्ट बालक को वही रखना चाहिए सामान्य बालकों के साथ जहाँ पर उसकी अधिकतम उन्नति एवं विकास हो सके। एक अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम में प्रमुख बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम को बनाना चाहिए। तो ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? सबसे पहला है
सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। जितने भी प्रकार के हैं, मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग, वाक विकलांग, विरूपित बालक, हैंडी, लूले लंगड़े, अपाहिज बालक, दृष्टिहीन बालक, श्रवण बाधित, जितने भी प्रकार के बालक हैं, उन सभी विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, बालकों को पहले से ही खोज निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्यक्रम बनाने के बाद हम बालकों को खोज लें, पहले बालकों को खोजना चाहिए, उसके बाद कार्यक्रम को बनाना चाहिए। गांव तथा शहर दोनों ही जगहों पर ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जहाँ पे गांव, ग्रामीण परिवेश एवं शहरी परिवेश, दोनों ही परिवेश में विशिष्ट बालक पाए जाते हैं, तो दोनों ही परिवेश में, दोनों ही जगहों पर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ऐसे बालकों को। विशेष शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राइमरी से माध्यमिक तक होना चाहिए। विशेष शिक्षा का प्रावधान अनिवार्य रूप से प्राइमरी से माध्यमिक तक होना चाहिए। एक अच्छी निर्देशन सेवा भी विशेष सेवा का ही भाग है। निर्देशन परामर्श यानी सलाह देना, विशिष्ट बालकों को सलाह देना, सही दिशा देना। निर्देशन का मतलब होता है सही दिशा देना, उनके व्यक्तिगत विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए सही दिशा देना। निर्देशन सेवा भी उनके विशेष सेवा के अंतर्गत ही आता है। विशेष शिक्षा का क्षेत्र न केवल विद्यालय होना चाहिए, बल्कि घर तथा अस्पताल भी होना ही चाहिए। केवल विद्यालय में शिक्षा, विशेष शिक्षा प्रदान करने से विशिष्ट बालकों पर पूर्णतः ध्यान नहीं हो पाता है। विद्यालय के साथ साथ घर तथा अस्पताल में भी इस शिक्षा की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पे अध्यापकों को भी विशेष शिक्षा की तकनीकी एवं कौशलों के ज्ञान का प्रशिक्षण करवाते रहना चाहिए। विलक्षण बालकों तथा अक्षम बालकों के माता पिता को भी निर्देशन देना चाहिए, उनको भी उनके विकास की ओर उन्मुख एवं जागरूक करते रहना चाहिए। विद्यालय तथा समुदाय के साधनों में सहयोग होना चाहिए। विद्यालय तथा समुदाय के, विद्यालय और जो समुदाय है, इन बालकों के जो समुदाय हैं उनमें साधनों में सहयोग होना चाहिए। विद्यालय तथा समुदाय के साधनों में सहयोग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस विशेष सेवा में बच्चों, समुदाय, राष्ट्र तथा राज्य सभी को भाग लेना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों, कॉफमैन ने इस संदर्भ में कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। कॉफमैन ने इस संदर्भ में कहा, इस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉफमैन ने कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालकों को, सामान्य बालकों को एवं प्रतिभाशाली बालकों को सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है तथा इसकी सामान्य व विशिष्ट शिक्षा प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है इस शिक्षा प्रणाली में। इनके परिभाषा के आधार पे शिक्षा की 3 मुख्य धाराओं से जोड़ा गया। पहला क्या था? पहला था शिक्षा में एकीकरण, शिक्षा में एकीकरण, ठीक है। दूसरा था शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, और तीसरा आता है इनके में उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। इनके कॉफमैन के अनुसार जो परिभाषा है उसके अगर हम विश्लेषण पे ध्यान दें
तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा की मुख्य धारा में 3 घटक हैं। सबसे पहले फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा की मुख्य धारा सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों की सांसारिक, अनुदेशनात्मक, सामाजिक एकीकरण को अनुदेशित करती है। तो यहाँ पे सामाजिक एकीकरण को शिक्षा की मुख्य धारा, तो पहला क्या हो गया, शिक्षा में एकीकरण। फिर यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है। यह शिक्षण योजना कार्यक्रमों तथा क्रियाओं पर आधारित है, यानी दूसरा क्या आता है, शिक्षण योजना यानी शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम पे ही पूरी शिक्षण प्रणाली आधारित है, कार्यक्रम बनता है। और इसके बाद आता है तथा इसके सामान्य विशिष्ट शिक्षा में प्रशासकीय, अनुदेशनात्मक तथा सहयोगी कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे सभी कर्मचारियों के जो उत्तरदायित्व हैं उनकी स्पष्टीकरण होती है। तो तीसरा क्या आती है, भूमिका आता है कि कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों के बारे में स्पष्टीकरण, यानी उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। इन 3 घटकों के माध्यम से समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा आरंभ होती है। तो सबसे शिक्षा के मुख्य धारा के तो 3 घटक हैं। अब उसके विषय में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला आता है शिक्षा में एकीकरण। एकीकरण पृथकीकरण के विपरीत है बच्चों। एकीकरण पृथकीकरण के विपरीत है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऐसे बालक जिन्हें विशिष्ट आवश्यकता है अथवा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की पहचान की जाती है तथा उन्हें विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में अन्य अपंग बालकों के साथ माता पिता तथा सामान्य बालकों से पृथक करके विशिष्ट समूह में शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा के एकीकरण में जो एकीकरण शब्द है, यह सभी को जोड़ के सभी के साथ की शिक्षा की व्यवस्था है और समूह में सहयोग की भावना आती है। एकीकरण इसके विपरीत ऐसी प्रक्रिया है। पृथकीकरण में सामान्य बालकों से माता पिता तथा सामान्य बालकों से विशिष्ट बालकों के बच्चों को अलग कर दिया जाता है और एक अलग विशिष्ट समूह में उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन एकीकरण इसके विपरीत एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के समान अवसर प्रदान करती है तथा उनके उत्थान के अवसर कम बाधित और अधिक प्रभावी वातावरण में प्रभावशाली होते हैं। समाज में बच्चों अगर आप ध्यान देते हैं तो समाज में एवं सामान्य विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों के समान स्वरूप में देखे जाते हैं तथा कार्यों के लिए समान भागीदार समझे जाते हैं। तो यह क्रिया सामान्य व अपंग बालकों के मध्य शारीरिक दूरी को कम करके प्रारंभ होती है। जब दोनों को एक साथ किया जाता है, दोनों के अवसरों को, दोनों को अपंग बालकों को और सामान्य बालकों के समान अवसर अगर प्रदान किया जाता है तो उनके विकास में बाधा नहीं उत्पन्न होती है और जो भी वातावरण मिलता है उससे वो प्रभावशाली होते हैं और जो भी कार्य होता है वह समान रूप से होता है, समान भागीदारी समझी जाती है। इस प्रकार की क्रियाओं से समान क्रियाओं के कारण सामान्य व अपंग बालकों के मध्य शारीरिक दूरी को कम करके प्रारंभ होती है। यह प्रक्रिया हमेशा इस प्रक्रिया में सुविधाओं की आपसी भागीदारी, इन प्रक्रियाओं में जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं सामान्य बालकों को या अपंग बालकों को, उनकी आपसी भागीदारी बढ़ाकर तथा सामाजिक जो विषमताएं हैं इन बालकों के प्रति, उन विषमताओं को कम करते हुए इसे निरंतर जारी रखा जाता है।
भौतिक तथा सामाजिक दूरियों के प्रति शिक्षण सामाजिक एकीकरण को स्थापित करती है, जिसके कारण समूह एवं समुदाय में बालकों की समान भागीदारी होती है। बच्चों, एकीकरण मुख्य धारा की मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में एकीकरण मुख्य धारा की मूलभूत आवश्यकता कही जाती है। एकीकरण सामाजिकता, अनुदेशात्मकता तथा सांसारिक होनी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को प्रतिदिन सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में रखना चाहिए और यह अवधि आवश्यकता अनुसार 2 से 6 घंटे तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि सांसारिक एकीकरण के साथ साथ सामाजिक एवं अनुदेशात्मक एकीकरण भी होना चाहिए। और विशिष्ट बालकों को अपने जो विशिष्ट बालक हैं वे अपने अन्य सहपाठियों एवं अध्यापकों द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए। जो सामान्य बालक हैं, जो कक्षा के सामान्य बालक हैं, उनके द्वारा वो स्वीकार किए जाने चाहिए। अब केवल अपने सहपाठियों के द्वारा ही स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए, सहपाठियों के साथ साथ अध्यापकों द्वारा भी स्वीकार किए जाने चाहिए। स्वीकार करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। अनुदेशात्मक एकीकरण शिक्षा की मुख्य धारा का सबसे कठोर तत्व ये होता है। विशिष्ट बालकों के लिए अनुदेशन कुछ इस प्रकार के प्रारूप में होना चाहिए कि वो कक्षा के कार्यकलापों में अन्य समान बालकों के साथ भाग ले सकें। जो कक्षागत क्रियाकलाप है उस क्रियाकलापों में इस प्रकार से बच्चों, जब वह कक्षा के क्रियाकलापों में अन्य सामान्य बालकों के साथ जब भाग लेते हैं तो उनके भाग लेने पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य धारा का प्रभाव समय की आवश्यकता पर निर्भर करता है जो विशिष्ट बालक सामान्य कक्षा में व्यतीत करता है। वह अपने सामान्य बालकों द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेता है और सामान्य कक्षा में दिए गए अनुदेशनों का सफल पालन करता है। यही शिक्षा में एकीकरण का मुख्य उत्तरदायित्व, मुख्य भूमिका होती है। अब दूसरा आता है बच्चों शैक्षिक नियोजन एवं कार्यक्रम। शैक्षिक नियोजन एवं कार्यक्रम से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में अन्य बालकों के साथ रखना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है कि आपने विशिष्ट बालकों को सामान्य कक्षा में अन्य बालकों के साथ रख दिया और आपके उत्तरदायित्वों की पूर्ति हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रखने के साथ साथ इसके अंतर्गत जो भी शिक्षण कार्यक्रम होते हैं उन शिक्षण कार्यक्रमों को बहुत ध्यानपूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बाधित बालक सामान्य कक्षा में अपनी भागीदारी को पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। इसके लिए सामान्य कक्षा अध्यापकों तथा बालकों को विशिष्ट सुविधा देने वाले कर्मचारी भी उपलब्ध होने चाहिए। सामान्य कक्षा में सामान्य अध्यापकों के साथ साथ बालकों को जो विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करते हैं, विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करने वाले विशिष्ट अध्यापक या कर्मचारी का उपलब्ध होना आवश्यक होता है। क्योंकि इन कक्षाओं में केवल बालक को सम्मिलित कर देने से कुछ नहीं होता है। इन जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं बच्चों इन बालकों के लिए, उन पर यह ध्यान देना होता है कि वह कार्यक्रम इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से बनाया जाए और जो भी
आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही साथ कार्यक्रम बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अपंग बालक है वह सामान्य कक्षा में अपनी पूर्णतः भागीदारी पठन पाठन शैक्षणिक प्रोग्राम सभी में पूर्ण रूप से भाग ले और उसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट आता है बच्चों उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। सामान्य अध्यापकों को विशिष्ट बालकों का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। केवल उनको कक्षा में सम्मिलित कर लेना, उनके लिए कार्यक्रम बना देने से यहाँ पे समावेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होती है। शिक्षा की व्यवस्था करना, उनको एक कक्षा में रखना, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाना, इन सभी के साथ साथ अध्यापकों को विशिष्ट बालकों के संपूर्ण उत्तरदायित्वों को भी स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि मुख्य धारा की परिस्थितियों में कभी-कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को भी शिक्षण संस्थाओं में रखा जाता है, जिसके लिए स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इनकी मुख्य धारा की परिस्थिति में कभी-कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को भी शिक्षण संस्था में रखा जाना चाहिए, जब दोनों सामान्य अध्यापक तथा संसाधन शिक्षाविद दोनों तरह के अध्यापक उन बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य अध्यापक तथा संसाधन शिक्षाविद यानी विशिष्ट अध्यापक साथ साथ बालकों को शिक्षा देते हैं। जो विशिष्ट कौशलों से युक्त होते हैं वे अध्यापक और सामान्य अध्यापक जब साथ साथ शिक्षा देते हैं बच्चों, तो उत्तरदायित्वों के बारे में अनिश्चितता हो जाती है कि किस अध्यापक का क्या दायित्व है, और बालक को संपूर्ण आवश्यकताएं तभी मिल सकती है जब अध्यापक अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों को समझते हुए बालकों पर ध्यान दे। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रभाव सामान्य तथा संसाधन युक्त अध्यापक के उत्तरदायित्वों एवं कार्यों को पूरा करने पर निर्भर करता है। जब तक अध्यापक अपने कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं समझेगा, तब तक बालक उसको समझ नहीं पाता है। अध्यापक जब अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों को समझते हुए बालकों को शिक्षा प्रदान करता है, बालकों पर ध्यान देता है, तभी जाकर वह अपने अध्यापक होने के उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाता है। अभी तो ये शिक्षा के आधारभूत तत्व थे। शिक्षा के मुख्य धारा में लाने के लिए, विकलांग बालकों को शिक्षा में के मुख्य धारा में लाने के लिए 3 चरणों की व्याख्या थी। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के साथ ही साथ विकलांग बालकों के परिवार एवं समुदाय के लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए इनके प्रति, इनका भी इनके विकास में भूमिका होनी चाहिए। तो परिवार एवं समुदाय में अन्य लोगों का व्यवहार। बच्चों, विकलांग बालकों के माता पिता अभिभावक बालक के सामाजिक परिवेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अभिभावक बालक के प्रथम परिवेश घर के सदस्य होते हैं। आप सभी को हमने हर लेसन में ये बताया है, हर बात में ये बात बताई है कि बालक के विकास में बालक के माता पिता की प्रथम भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि बालक के माता पिता ही उनके प्रथम शिक्षक और प्रथम विद्यालय उनका घर होता है। तो अभिभावक बालक के प्रथम परिवेश घर के सदस्य होते हैं और प्रारंभिक विकासशील वर्षों के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। जब बच्चे का बाल्यकाल में विकास होता है
तो उस दौरान ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो अभिभावकों का व्यवहार बालकों को प्रभावित करता है। अभिभावक की अभिवृत्तियाँ, व्यवहार उस बात को प्रभावित करती है जिससे अभिभावक अपने बालकों से व्यवहार करते हैं। उनकी यह अभिवृत्ति उनके प्रति बालकों की अभिवृत्ति को और जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसे प्रभावित करती है। वो बालक अपने माता पिता का अनुसरण करता है, उनके व्यवहारों का अनुसरण करता है। माता पिता की अभिवृत्तियाँ और व्यवहार जिस तरह के होते हैं, वह अभिवृत्तियाँ एवं व्यवहार उन बालकों को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि बालक अपने माता पिता से ही सीखता है। जो भी एटीट्यूड, जो भी वो अभिवृत्तियाँ बालकों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जो भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं के अनुरूप बालकों से प्रभावित होता है और उसी तरीके का व्यवहार करता है। हमेशा यह देखा गया है बच्चों कि जब परिवार में विशेष या विशिष्ट बालक का जन्म होता है तो माता पिता स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो सबसे पहले अपने बालकों को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि जो विशिष्ट बालक जन्म लिया है वह उनके लिए अभिशापित है। वह अपने आप को दोषी समझने लगते हैं, साथ ही साथ उस बच्चे को भी अभिशापित समझते हैं। स्थिति की गंभीरता के प्रति उनकी अभिवृत्ति बालक की सुरक्षा हेतु किए गए भिन्न समायोजनों से उत्पन्न कुंठाओं की स्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति का सामना करने में अक्षमता की भावना का बालक के सामाजिक समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन बालकों को उनके माता पिता स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, और जब स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ माता पिता उन बालकों को उतनी स्नेह, प्रेम और सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनमें भिन्न समायोजन की स्थिति उत्पन्न होती है और यह भिन्नता उनके अंदर कुंठा एवं अवसाद की स्थिति उत्पन्न कर देती है। कुंठा, अवसाद और आशाविहीनता की स्थिति में जो अक्षम बालक है उनकी भावनाएं को चोट पहुंचता है। अब अक्षमता की भावना का बालक जब अक्षम बच्चा है तो उस भावना के बालक का सामाजिक समायोजन का विकास नहीं हो पाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने बालक के प्रति माता पिता का अपने बालकों के प्रति जो उच्च आकांक्षाएं थी वह टूट जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि उनके बालक को अक्षमता है या अशक्तता का ज्ञान होता है या विकलांगता का ज्ञान होता है। उनकी सारी आशाएं टूट जाती हैं, जो कल्पनाएं वो किए हुए हैं, जो उनसे उच्च आकांक्षाएं रखे हुए हैं, वो टूट जाती है। स्वयं माता पिता निराशा एवं आशाविहीन हो जाते हैं। निराश माता पिता अपने बालक की स्वतंत्रता अर्जित करने में कम विश्वास रखते हैं। अब उनको वो स्वतंत्रता प्रदान करने में विश्वास नहीं रखते, उनकी आकांक्षाएं टूट जाती हैं, जो उच्च आकांक्षाएं होती हैं। इस कारण अशक्त विकलांग बालकों हेतु हस्तक्षेप के परिणाम तत्काल ही व्यक्त नहीं होते हैं और अभिभावक अपना विश्वास और धैर्य खो बैठता है, जिसके कारण
बालक के विकास पर विकलांगता उत्पन्न करने वाली स्थितियों की जटिलताओं के प्रति अनिभिज्ञता उपयुक्त समय पर उपयुक्त सीमाओं के प्रावधानों के लिए हानिकारक हो जाती है। जब इस तरह की चीज़ें, जब माता पिता अपना विश्वास खो बैठते हैं बच्चों, तो बालक के विकास पर विकलांगता उत्पन्न करने वाली स्थितियों की जटिलताएं आ जाती हैं। इन जटिलताओं की अनिभिज्ञता, जानते हुए भी अनिभिज्ञ बने रहना, जानते हुए भी किसी चीज़ पे अनिभिज्ञ बने रहना, समयानुसार उनको इलाज न प्रदान करना, समयानुसार उनको ध्यान न देना, उन बालकों के प्रति बिल्कुल, हम जानते हैं कि ये बच्चा अशक्त है, अक्षम है, लेकिन जान के भी अनिभिज्ञ बन जाना, माता पिता का अनिभिज्ञ बन जाना, और अनिभिज्ञता के कारण वह समयानुसार न उनका इलाज कराते हैं, न उन पर ध्यान देते हैं, जिससे इन बच्चों के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्वयं के माता पिता अपने बच्चों के साथ इस तरह का जब व्यवहार करते क्योंकि उनके दृष्टिकोण में ये बच्चा अभिशापित है, इस तरह की मानसिकता बनी रहती थी, तब ऐसी स्थिति में विशिष्ट बालकों के उपचार में सही क्रियाविधि के प्रति वह हमेशा अनिभिज्ञता जाहिर करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उन्हें संभव उपचार उपलब्ध कराने से वो दूरी बना लेते हैं। उन्हें उस बच्चे से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा है, जी खा रहा है, क्योंकि वो उनके लिए बोझ के समान है। इस तरीके से इनके व्यवहार का प्रभाव, माता पिता के व्यवहार का प्रभाव बालक पर भी पड़ता है, जिससे कि बालक का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भाषागत सभी विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि तो वो अक्षम है, वैसे ही वो शरीर से कमज़ोर हैं और इस तरह के व्यवहारों से वो टूट जाते हैं, आशाविहीन हो जाते हैं, उनके अंदर स्वयंहीनता की भाव आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं है। वो इस धरती पे अपने आप को बोझ समझने लगते हैं, इसलिए उन अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं और इसके दिन कहीं न कहीं माता पिता ही होते हैं कि वह जानते हुए भी अनभिज्ञ बन जाते हैं इन बच्चों के प्रति। इसके साथ साथ बालकों पर परिवार का प्रभाव, विशेष बालक तथा उसके विकास पर परिवार का प्रभाव कितना व्यापक है, यह तब तक पूर्ण रूपेण नहीं समझा जा सकता है बच्चों, जब तक यह पहचाना न जाए कि बालक के लिए परिवार के सदस्य क्या योगदान देते हैं। हम कभी भी किसी को देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि यह परिवार बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। यह तब समझा जाता है जब विशिष्ट बालकों के लिए परिवार के सदस्य क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। प्रत्येक प्रकार का परिवार इस प्रकार का योगदान नहीं करता है। प्रत्येक परिवार विशिष्ट बालकों के प्रति कोई योगदान नहीं करता है, किंतु इनमें से अधिकतर बाल्यावस्था वर्षों में कभी न कभी प्रत्येक परिवार इनमें से कोई भी जो है योगदान नहीं करता, किंतु इनमें से अधिकतर बाल्यावस्था के वर्षों में कभी न कभी किए जाते हैं। बाल्यावस्था के अवसरों पर कभी न कभी कोई न कोई कार्य उनके लिए करते हैं या योगदान करते हैं। जब ऐसा होता है, जब ऐसा वो करते हैं तो बालक एक भली भांति समायोजित व्यक्ति के रूप में विकसित है। कभी कभी अधिकतर परिवार उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अपना योगदान देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिवार बाल्यावस्था में अपना योगदान इनके प्रति बाल्यावस्था के कुछ वर्षों में अपना समय, अपना योगदान इन बच्चों की परवरिश पर देते हैं, इन पर ध्यान देते हैं,
जिसका सकारात्मक प्रभाव इन बालकों पर पड़ता है, इनका विकास होता है और ये विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में सक्षम होते हैं। जो परिवार साथ देता है उस परिवार के बालक समायोजन करने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत जिन घरों में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिए जाते हैं वहाँ के बालकों में कम आत्मप्रतिष्ठा, निम्न व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन न के बराबर होता है। बच्चों, यहीं पे हम कक्षा समाप्त करते हैं। थैंक यू।